यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2027 को बेहतर तरीके से डील करने के लिए डिलाइट आईएएस पर अब प्रीलिम्स प्रहार बैच जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। आप कहेंगे सर हम लोगों ने ये बात सुनी है कि प्रीलिम्स 2026 का पेपर बहुत कठिन रहा है, कैसे इस तरह के पेपर को डील भी किया जा सकता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ 2026 के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से आप उस पेपर को डील कर सकते थे। मैं आपको वो क्वेश्चंस के एग्जांपल दूंगा जो क्वेश्चन नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलते किताबों में, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा हवा क्रिएट हो गया है कि कैसे इस तरह के पेपर को डील किया जा सकता है। क्या कभी यूपीएससी की तैयारी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की भी जा सकती है या नहीं, वो सारी चीजें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, लाइव समझाऊंगा। आप देखिएगा, इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप लोगों को देखने की जरूरत है और देखने के बाद डिसाइड करिएगा क्या आपको इस बैच में सच में एनरोल करना भी चाहिए या इस बैच को देख के इस वीडियो को स्किप कर देना चाहिए। सबसे पहली बात, थोड़ा सा बैच के बारे में बता दूं, ये बैच जो है कंटेंट का बैच नहीं। आप में से कई लोग कहेंगे कि सर पहली लाइन में जो है आप इसका प्रमोशन नहीं कर रहे, आप इसके बारे में नेगेटिव बात बता रहे हैं। देखिए, कंटेंट जो है ना वो मैं ऑलरेडी कई सारे बैचेस में देता रहता हूं, चाहे वो फाउंडेशन बैच है, अंतिम प्रहार बैच रहा है, कई और सारे बैच भी चलते रहते हैं। कई लोग सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी कंटेंट को अपने अंदर इनरीच करते रहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कंटेंट के माध्यम से यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मान लो इस समय डील नहीं हो पा रहा है, वहां पे भी दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। एक, वो कंटेंट अगर आप बिल्कुल ही गलत रास्ते पे हैं, कंटेंट बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, तब तो वैसे भी आप यूपीएससी की लाइन में नहीं रहेंगे। कंटेंट आपके पास हो और उसके बाद आपने बेहतरीन लेवल पर टेस्टिंग की हो और एलिमिनेशन की टेक्निक्स पर आप लोगों ने काम किया हो, तभी जाकर ये पेपर हो सकता है। एक बात को बहुत ध्यान से दोबारा सुनिएगा, आज तक मैंने एलिमिनेशन टेक्निक्स को लेकर कभी प्रमोशन नहीं किया, कभी बात नहीं की। मैं खुद कहता रहा हूं कि कंटेंट पे ही काम करो, लेकिन आज मैं ही ये बात आपको कह रहा हूं कि जो पेपर यूपीएससी अब पूछने लगा है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, उसमें सिर्फ कंटेंट से काम नहीं चल सकता। आपको एलिमिनेशन को लेकर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ेगी। क्या सच में एलिमिनेशन की टेक्निक्स वर्क करती हैं, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। मैंने बार बार कहा, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, देखने के बाद डिसाइड करिएगा क्या सच में आपको इसमें एनरोल करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से काम करके 2027 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से डील किया जा सकता है। मैंने आपको कहा इसमें कंटेंट नहीं होगा, ये जो बैच है पूरी तरीके से टेस्टिंग पर और एलिमिनेशन टेक्निक्स पर आधारित होगा। 100% प्रीलिम्स की टेक्निक्स जो हैं उसके ओरिएंटेड ये बैच रहने वाला है। टेस्टिंग होगी, बार बार यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। और मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, एक आपको टारगेट मिलेगा, उस टारगेट के बाद आपकी टेस्टिंग होगी और ये एलिमिनेशन की टेक्निक्स जो हैं आप लोगों को सिखाई जाएंगी। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कौन सी चीजें ऐसी हैं 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जिसको आप बहुत आसान तरीके से डील कर सकते थे। मैं आपको बताऊंगा, आप आराम से पेशेंस रख के अपने मन में कि जितने सारे सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इनको एक एक करके देखिएगा। इसी तरह की टेक्निक्स जो हैं हम लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2027 के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल ये यूपीएससी में पूछा गया और कई लोगों ने इसको लेकर बहुत हवा बनाया। मैंने ना देखो हिस्ट्री के कुछ सवाल ज्यादा लिए हैं, है ना, हिस्ट्री को लेकर ही काफी सारी परेशानी हुई इस बार बहुत सारे लोगों को। पर मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप इन सवालों को डील कर सकते थे। एक और बात पहले ही वीडियो में कह दूं, कई लोग कहेंगे कि सर पेपर होने के बाद तो कोई भी आंसर बता सकता है। मैं तो कह रहा हूं कि आप इस चीज को किसी भी प्लेटफॉर्म से मैच कर लीजिएगा। पेपर तो मैं देखने ही नहीं वाला, मैं तो आपको सिर्फ पढ़ के बताने वाला हूं कि ये सवाल कैसे डील हो सकता था। आप खुद देखेंगे। एक और चीज समझिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग इन सब चीजों को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में या एग्जाम हॉल में इंप्लीमेंट कर पाते हैं वही क्वालिफाई होते हैं, और जो पेपर में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते तो वो तो ऑब्वियसली बाहर हो जाएंगे ना। यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप एग्जाम हॉल में इस तरह की टेक्निक्स को इंप्लीमेंट कर देते वहां पे, तब आपका स्कोर बहुत ज्यादा होना था। और पेपर के अगर जो लोग कर पाते हैं वो पेपर के अंदर होते हैं, मींस एग्जामिनेशन लिख रहे होंगे, और जो लोग वहां पर जाकर इन टेक्निक्स को अच्छे से जो है इंप्लीमेंट नहीं कर पाते या इन चीजों को नहीं समझ पाते, बहुत सारे सवाल जो सही हो सकते थे वो गलत करके आ जाते हैं, तो वो कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। देखते हैं, बहुत बहुत ही सवाल को लेकर जो है शोर मचा कि इस तरह के सवाल को कोई कैसे डील कर सकता है। यूपीएससी ने क्या पूछा कि इनमें से कौन से मंदिर हैं जिसमें नागर शैली के शिखर की हम लोग बात देखते हैं। मुझे कुछ नहीं पता है नागर शैली क्या है, थोड़ा बहुत बेसिक तो आप लोग भी पढ़ते हैं, है ना। मैं बात नहीं करूंगा बहुत ज्यादा कंटेंट को लेकर, बट थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपके पास में होगा।
नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित थी, द्रविड़ शैली साउथ में प्रचलित थी और बीच में कहीं ना कहीं पे बेसर शैली देखने को मिलती है। हम उसी के बेस पे इस सवाल को निकालेंगे। मंदिर पूछे हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो विरूपाक्ष वाला मंदिर है ना, ये इसके अंदर द्रविड़ शैली पे ज्यादा फोकस्ड मंदिर है ना। नॉर्मली भी आप किताबों में पढ़ते हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा, थोड़ा बहुत तो देखो कंटेंट चाहिए, है ना। ये जितनी भी बार अगर आप कल्चर पढ़ते होंगे तो आपको देख के ही लगता होगा कि ये मंदिर जो है साउथ वाला है और साउथ के अंदर क्या मैंने अभी बोला, द्रविड़ शैली है। तो सबसे पहले आप चौथी ऑप्शन को अगर काट देते हैं तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन जो है बचते हैं, ध्यान से देखो। पहला ये कट गया, है ना, ये कट गया, तो 4 तो इसके अंदर आएगा नहीं, पहले तो ये कट गया। दूसरा, आप लोगों ने बहुत बार, जिस बंदे ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा नागर शैली के बारे में, उसको ये पता होगा कि देवगढ़ का जो मंदिर है वो नागर शैली से ही प्रेरित है ना। एमपी वाला जो है दशावतार वाला जो मंदिर है, वो अगर आप देखेंगे तो कहां पे प्रेरित है, नागर शैली से ही प्रेरित। तो ये आएगा, ये नहीं आएगा, इसका मतलब 3 आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए। ए भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो बच्चे कौन से ऑप्शन, 2, 3 और केवल 3। इसको एक बार और देखते हैं। ये वाला जो बादामी वाला है, ये चालुक्य वाला, क्योंकि ये तो है ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है, तो एक तो पहले ही काट देंगे। अब बच्चा इसको देखना है क्या ये है कि नहीं। मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि एहोल जो है बेसर शैली वाली जगह पे है ना, कर्नाटक के जो चालुक्य थे वो लोग जाके जो है इस तरह की शैली को इस्तेमाल कर रहे थे। अब जो बेसर शैली है ना बच्चों, उसके अंदर आधा क्या है, उत्तर भारत का योगदान है, आधा द्रविड़ शैली का है, और शिखर जो है उसके अंदर नागर शैली के बनते हैं। इस चीज को समझेगा तो यहां से इसको पकड़ेंगे और 2 और 3 आपका सटीक आंसर हो जाएगा। इसके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आपने माइंड यूज किया और इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच गए। आगे देखिए और कौन कौन से सवाल हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ माइंड का गेम था, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। इसमें इन्होंने एक अलग तरीके से यूपीएससी ने इस बार सवाल पूछा है कि पाली ग्रंथों में सिक्के देखने के मिलते हैं और उसके बाद जो है साहित्यिक साक्ष्यों की पुष्टि से कई स्थलों से मिले आहत सिक्कों से पुरातात्विक साक्ष्यों से होती है। इसमें बहुत सारे सिक्के चांदी के बने। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई एक जगह है, वहां पर सिक्के पाए गए हैं, मान लो इस तरह की बात करते हैं। सिक्कों से क्या निकल के आता है, ये यूपीएससी ने पूछा है। क्या इससे शहरी जीवन का उद्भव मान लिया जाए? बिल्कुल सही बात है। आप एक चीज सोच के देखो, ज्यादा सिक्के कहां पे पाए जाएंगे, जहां पे अर्बन सेंटर होगा, जहां पे व्यापार ज्यादा होगा, और व्यापार ज्यादा कहां होता है, अर्बन सेंटर्स में होता है ना। तो यहाँ पे पहली चीज सही हो गई। दूसरा, मुद्रा अर्थव्यवस्था में संक्रमण, ये तो वैसे भी लिख सकते हो भाई, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु के बदले वस्तु दे दी जाती थी, अब सिक्का सिस्टम चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मुद्रा संक्रमण हो ही तो चुका है। अब क्या कर रहे हो आप करेंसी वाले सिस्टम में आ चुके हो, मनी इकोनॉमी वाले में आ चुके हो। इसका मतलब ये दोनों चीजें निकल रही हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं, व्यापार जहां पे होगा वहीं पे सिक्के होंगे, और सिक्के अगर होंगे इसका मतलब दोनों ही चीजें आपके फेवर में रहने वाली। तीसरा सवाल देखो और अच्छे तरीके से देखते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग देखिएगा कैसे यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। यूपीएससी ने एक सवाल पूछा अमरावती स्तूप को लेकर कि इसके बारे में कौन कौन से कथन जो है आपके ठीक है। पहला, ये निचली कृष्णा घाटी में है, पढ़ते हैं, इसके बारे में आप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। दूसरा, भारत में आकार के मामले में ये केवल सांची स्तूप के बाद दूसरे स्थान पे था। जब बच्चों इस तरह की चीजें यूपीएससी कंपैरिजन वाला पूछता है ना, इसी जो है वीडियो में मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दिखाने वाला हूं। जब वो कंपैरिजन पूछता है ना कि सांची स्तूप से बड़ा है या उसके बाद है ना, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट 101% गलत रहेगा। पुराने प्रीवियस ईयर उठा के देख लो आप, जब कंपैरिजन करता है ना वो स्टेटमेंट कट जाएगा। सेकंड काट दोगे तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सटीक बैठेंगे। इसी तरह का एक सवाल मैं आपको और दिखाने वाला हूं, ये हालांकि जो है सांची स्तूप से बड़ा है। इसी तरह का एक सवाल मैं आप लोगों को और दिखाऊंगा, देखिएगा। यहां देखो सेम सवाल यहां पे भी 2026 में ही किसके बारे में पूछा है, गिब्बन के बारे में पूछा है। क्या पूछा है कि उत्तर पूर्व भारत का एक अभ्यारण्य है, वहां पर जो है ये रहता है, इंडेंजर्ड है। चलो थोड़ा बहुत आप इसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरे पे आते हैं, उसके पास विशेष रूप से शाखाओं पर झूलने की क्षमता होती है, वो आसानी से पेड़ों के बीच में झूल सकते हैं। ठीक है, जिसने थोड़ा बहुत भी गिब्बन के बारे में पढ़ा होगा उसको पता है कि बांदर की एक प्रजाति है और ये घूमते हैं। अब तीसरा यहाँ पे देखो यूपीएससी ने कंपैरिजन किया है, वे गोरिल्ला की तरह एक मजबूत और भारी शरीर वाले होते हैं। कंपैरिजन हो गया, फिर भी वे पेड़ों पर चढ़ने में फुर्तीले होते हैं। कंपैरिजन किया, ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखो सेम वही और टेक्निक का इस्तेमाल करके आप आंसर पर पहुंच पा रहे हैं। मैंने अभी पीछे दिखाया, कंपैरिजन कर रहा है सांची स्तूप के साथ किसका, अमरावती स्तूप का, स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ पे गोरिल्ला के साथ गिब्बन का कंपैरिजन कर रहा है तो क्या है, स्टेटमेंट गलत हो गया। सेम 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आप इस तरह के सवाल को देख सकते हैं। उसके बाद इस तरह के सवाल को देखो, है ना,
कोई कह रहा है कि इतना क्या पूछ लिया है, हिस्ट्री में समझ में नहीं आ रही चीजें। थोड़ा ध्यान से देखना इस सवाल को। 1856 में अवध के विलय के तुरंत बाद वहां की ब्रिटिश नीति के संबंध में निम्न कथनों पर आप लोगों को विचार करना है। ताल्लुकदारों को उनकी जागीरों से बेदखल कर दिया गया, लेकिन उन्हें अपने हथियार और किले रखने की अनुमति दी गई। कॉमन सेंस की बात है कि भाई जब जागीरें ही ले ली तो क्या आपको लगता है कि उनको किले और हथियार रखने की अनुमति दी जाएगी? सोच के देखो ना, भी एक चीज समझ के देखो, उनसे जागीरें ले ली, वो कंट्रोल ही तो छीनना था, फिर अवध का विलय करने की जरूरत ही क्या थी? भाई जब अगर कंट्रोल तोड़ना है, विलय के बाद क्या करना होगा? सबसे पहले ब्रिटिश को कंट्रोल तोड़ना है, और कंट्रोल तोड़ने के लिए सबसे पहले उनसे हथियार, उनकी पुलिस की शक्तियां, वो सब क्या है, छीननी पड़ेगी। काट दो इसको। और ये करता है। अब ये दोनों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, वैसे तो आंसर निकल के आ गया है, लेकिन मैं दोनों को लिंक देखो स्टेटमेंट कैसे हो रहा है। 1856 में एक मुफ्त राजस्व बंदोबस्त के किया गया, जिसमें यह माना गया कि तालुकदार जो है बाहरी व्यक्ति थे। अब सेम इसको इससे जोड़ के देखो, अंग्रेजों का मानना था कि तालुकदारों को हटाकर सीधे किसानों से राजस्व वसूल किया जाना चाहिए। ऊपर उन्होंने कहा तालुकदार बाहरी हैं। अब तालुकदार बाहरी हैं, इसका मतलब क्या चाहते हैं अंग्रेज? अंग्रेज चाहते हैं सीधा किसानों से ही जो है वसूल कर लो जो राजस्व है। दोनों स्टेटमेंट जो है आपस में लिंक हो रहे हैं और आंसर जो है आप लोगों के सामने। इसका मतलब सीधी सी बात यह है, इसको भी आप इस पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह की चीजों के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ाई तो देखो करनी है, लेकिन अगर आप सोचे कि कंटेंट के बेस पर इस तरह के सवाल को डील किया जा सकता है, तो मुझे लगता है इस तरह के कंटेंट को छानते छानते आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, बट इस सवाल को आप डील नहीं कर पाओगे। बट अगर दिमाग से चलोगे, कॉमन सेंस से चलोगे, तो इस सवाल को डील किया जा सकता है। टेक्निक्स है, कुछ नहीं है, सारा पेपर टेक्निक से भरा हुआ है। कुछ और सवाल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। क्या मुश्किल नाम है विझिजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह किस प्रकार भारत के समुद्री व्यापार और रसद नीति में एक संरचनात्मक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है? करंट अफेयर का सवाल है। आपको कुछ नहीं पता है कि ये न्यूज में था नहीं था, लेकिन ऑप्शंस पढ़ते हैं, उसके बेस पर आप चीजें देखें। सवाल क्या है? किस प्रकार भारत का समुद्री व्यापार और लॉजिस्टिक, इसका मतलब कुछ इंटरनेशनल लेवल की बात होगी, तभी तो भारत की बात पड़ेगी ना। अगर डोमेस्टिक लेवल का होता तो पेपर में भी ना पूछता यूपीएससी इसको, है ना। अब देखते हैं इस बंदरगाह किस प्रकार जो, चलो ठीक है, ये सवाल तो सेम हो गया। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे है, ये पहला, ये सेकंड और ये थर्ड स्टेटमेंट है। तटीय नौवहन पर निर्भरता कम करने और विदेशी सहयोग की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए विशेष रूप से घरेलू कार्गो के हब के रूप में कार्य करेगा। मैंने अभी आपको क्या कहा, जब बात ही समुद्री व्यापार की हो रही है, भारत की बात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, तो यहां पर घरेलू कार्गो कहां से आ गया? काट दो इसको। दूसरा, अगर यहां पे देखेंगे समुद्री विरासत स्थल के रूप में केरल की प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए यात्री क्रूज पर्यटन और हेरिटेज शिपिंग पर ध्यान केंद्रित करना। फिर से इसमें डोमेस्टिक बात हो रही है, केरल की बात हो रही है। इतना इंपॉर्टेंट कोई एक स्टेट बना दिया नहीं बना सकते हम कि वो बंदरगाह उस पे ऊपर ही सेंट्रिस कर दिया जाए, या मतलब कहने का मतलब ये है कि वो केरल की ख्याति बढ़ाने के लिए इसकी इंपॉर्टेंस कर दी जाए। बात कर रहा है वो समुद्री व्यापार भारत का कैसे बढ़ेगा, या लॉजिस्टिक के क्षेत्र में भारत के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है। जब बात भारत की हो रही है तो केरल कहां से आ गया, तो इसको भी काट दो। तीसरा स्टेटमेंट ही आपका बच्चा जो आपका अच्छे से हो सकता है, विदेशी ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों पर निर्भरता को कम करने, राजस्व रिटेंशन बढ़ाने, उसके अलावा क्षेत्रीय समुद्री व्यापार में भारत को फिर से स्थापित करने के लिए अपने प्राकृतिक गहरे डीप ड्राफ्ट और रणनीतिक स्थान का लाभ उठाकर। तो कुछ नहीं है, शब्दों का गेम है। यहां पर घरेलू शब्द डाला, यहां पर केरल डाला, और सवाल पूछा है अंतरराष्ट्रीय पे, तो इन दोनों को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ये आंसर निकाल के सीधा तीसरा आंसर जो है आप लोगों के सामने हो जाएगा। एक और सवाल मैं आप लोगों को दिखा देता हूं जिसको आप समझ सकते हैं, शायद इसमें रह गया है वो। चलिए, एक सवाल पूछा था यूपीएससी ने, जिसमें उसने पूछा था कि कौन सा जो है, कोई आर्किड के बारे में सवाल पूछा था और कहा था कि ये यहाँ का जो है स्थानिक है। अगर आप उस ऑप्शन को काट देते ना, उस स्थानिक को, अगर आप पिछले 10 साल का पेपर देखेंगे यूपीएससी का, जहां जहां जिस जिस स्टेटमेंट में स्थानिक एंडेमिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो स्टेटमेंट कटता है, और कटते ही आंसर जो है आप लोगों के सामने आ जाता है। इस बार भी यूपीएससी ने उसी तरह का एक सवाल पूछा था। आप चाहो तो 2026 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पेपर निकाल के देख लो। ये वो सवाल मैंने उठाए हैं जिसको लेकर आपको डर है, जिसको लेकर लोगों को लग रहा है कि ये क्या यूपीएससी ने पूछ लिया है। मैं यूपीएससी की तारीफ नहीं कर रहा, इस चीज को समझिएगा। इस बार मैंने ही सबसे ज्यादा यूपीएससी की आलोचना की कि कई बार इस तरह की चीजें जो हैं मेहनत के से डील नहीं हो पाती, इसके लिए फिर टेक्निक्स की और ये सब चीजें करनी पड़ती। मैं खुद आज तक कभी टेक्निक को लेकर बैच नहीं आया, लेकर नहीं आया, लेकिन यूपीएससी ने मजबूर कर दिया है, तो अब क्या किया जा सकता है।
तो इस बैच के बारे में मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, इस बैच के अंदर हम लोग एक स्पेसिफिक टारगेट रखा करेंगे। उस टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों की टेस्टिंग होगी और टेस्टिंग में सारे सवाल जो मैं खुद ही फ्रेम करता हूं, उन सवालों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यूपीएससी का लेवल रखा जाएगा और उसके अंदर आप बार बार ये टेक्निक्स मैं आप लोगों को इतनी रटा दूंगा, जैसे स्थानिक शब्द को लेकर इतने सवाल दे दूंगा कि आप कभी भी वो सवाल गलत ही नहीं कर सकते। जैसे अभी यूपीएससी ने ट्रैप किया है, उस तरह से मैं शब्दों में इतना ट्रैप कर दूंगा कि आप वहां पे बार बार उन चीजों का रिवीजन होता रहेगा और आप जो है पेपर में जाकर गलती नहीं करेंगे। एक स्पेसिफिक टारगेट आप लोगों को मिलेगा। जितने भी ऑथेंटिक सोर्स हैं गवर्नमेंट का, जैसे एनसीईआरटी को लेकर बात हुई है, जो जो यूपीएससी चेयरमैन ने अपना जो इन्होंने जो है लिंक्डइन पर अपना एक डाला था, पोस्ट डाली थी, उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया था एनसीईआरटी को लेकर, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर, बजट हो, इकोनॉमिक सर्वे हो, उसके अलावा पीआईबी की जो है वेबसाइट है, वहां पर जितने आर्टिकल्स आते हैं, तो इस बैच के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है पीआईबी भी की चीजें भी मिलने वाली हैं, उसके एकदम स्पेसिफिक तरीके से नोट्स मिलने वाले हैं। हाँ, अब बात करते हैं, जब मैंने पहले कहा कि कंटेंट नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्लास में कंटेंट नोट डाउन नहीं होगा, लेकिन लास्ट में आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी शानदार पीडीएफ मैं देने वाला हूं इस बार, जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ उसके अंदर कवर रहेगा, तो वो कंटेंट भी आपको इसके साथ ही अटैच करके दिया जाएगा। टेस्टिंग 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 रिवीजन, यही यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2027 में जो है सिलेक्शन दिला सकता है। इसलिए बार बार कह रहा हूं, समय मत वेस्ट करना, पहले ही दिन से इस बैच में अपने आप को इनरोल कर लेना। अगर आप चाहते हो कि आप हजारों क्वेश्चन खुद को टेस्ट कर लो अगले साल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले पहले, तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ जो है प्रीलिम्स प्रहार बैच 2027 का जो डिलाइट आईएएस पर लॉन्च किया जा रहा है, वही आपको ये फैसिलिटी दे सकता है। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर बात कर सकते हैं। टेलीग्राम के जो आपका डिस्कशन का ग्रुप बना हुआ है, वहां पर भी सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। तो समय मत वेस्ट करो, तुरंत जो है इस बैच में अपने आप को इनरोल कर सकते हो। मैं आपको इस चीज को लेकर कह रहा हूं कि 100 के 100 सवाल भी अगर आप लोगों को टेक्निक से डील करना पड़ा ना, तो आप लोग डील कर पाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कई बार हो सकता है कि कंटेंट जो है वहां पे 30 सवाल बन रहे हो, कंटेंट से 40 बन रहे हो, लेकिन बाकी जो 30 से 40 सवाल हमें और करने होते हैं, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं पे इन टेक्निक्स पे काम करना होगा। इससे आपकी आधे से ज्यादा मेहनत जो कंटेंट को छानने में आप लगा रहे हो, वो खत्म हो जाएगी, है ना, वो बच जाएगी और आप जो है प्रैक्टिस सेशन पर ज्यादा फोकस कर पाओगे। एक स्ट्रेस रहता है, एक टेंशन रहती है, खुद सोच के देखो, आपको एक टारगेट मिलेगा, हर दिन आपका टेस्ट होगा, तो आपको रहेगा कि आप सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कर रहे हो, वरना आप क्लास देखते रह जाओगे, कंटेंट्स को नोट करते रह जाओगे, खुद से रिवाइज नहीं होगा, खुद पे प्रेशर बिल्ड नहीं होगा, खुद की टेस्टिंग नहीं होगी, खुद को ये एलिमिनेशन टेक्निक्स नहीं पता चलेगी। इससे आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को डील करना मुश्किल हो जाएगा। तो जल्दी से अपने आप को इनरोल करिए। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी से आप लोगों से मुलाकात होगी इस बैच में। बहुत बहुत शुक्रिया।